Pakistan joined Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) in the year of। पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था? सीटो इज एब्रीवेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ने मिलकर, उसमें और भी बहुत से कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर एक सीटो बनाई थी। बेसिकली ये डिफेंस करना था इन कंट्रीज की कि आपस में किसी भी कंट्री पे कोई कंट्री अटैक करती है, जो इसके मेंबर हैं उनमें से किसी कंट्री पे भी कोई भी अटैक करता है तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। बेसिकली ये यूएसए का बहुत बड़ा रोल था इसमें। यूएसए और रशिया की इनकी आपस में कोल्ड वार चल रही थी। कोल्ड वार 100+ ईयर से भी ज्यादा चली है इनके दरमियान। तो इनके बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे। अब जो रशिया था, सोवियत यूनियन था, वो बहुत बड़ी एम्पायर था, बहुत बड़ी ताकत था। अब यूएसए ने फिर टेक्निक के थ्रू बाकी कंट्रीज को इन्वॉल्व किया ताकि वो भी स्ट्रांग बन जाएं। तो सीटो के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाई गई 1954 में। 1954 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। अब सीटो क्या थी? 1954 में यूएसए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, थाईलैंड एंड पाकिस्तान भी शामिल था इसमें। पाकिस्तान ने भी साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ था 1954 से ही, और फाउंडिंग मेंबर था पाकिस्तान भी। सो ये ऑर्गेनाइजेशन 1954 में बनाई गई थी। इसका रोल यही था कि कोई कंट्री इन पे अटैक करती है तो उसका भरपूर तरीके से जवाब देना है। तो पाकिस्तान ने इसको 1954 में ही ज्वाइन कर लिया था। सो इनमें 54 ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब सीटो के बारे में थोड़ी डिटेल करते हैं कि सीटो क्या है। साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद यही था कि कलेक्टिवली डिफेंस करना है एक दूसरे को, जितनी भी इसमें कंट्री पाई जाती हैं। इसे डिफेंस ट्रीटी या मनीला पैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि मनीला में इसका मुआहदा हुआ था, मनीला में पैक्ट हुआ था 1954 में मनीला में। मनीला फिलिपाइन का कैपिटल है। और ये 8 सितंबर 1954 को ये बनी थी, फाउंड हुई थी। इसके जो ऑपरेशन है बाद में 1977 में ख़त्म हो गई, बिल्कुल डिसॉल्व हो गई। क्योंकि जो कंट्रीज थी उनको एहसास हो गया कि इसका मेन मकसद कोई नहीं है। इस पे जो बाकी कंट्रीज हैं सही तरीके से अमल कर नहीं रही, ये जस्ट यूएसए ने अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी। इस वजह से जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने इसको, इससे निकलना शुरू कर दिया, तो इसने फिर ये डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई 1977 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी दफा आता है, बनी कब थी, डिसॉल्व कब हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक में है, थाईलैंड में। फाउंड मनीला में हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक रखा गया, थाईलैंड में। एब्रिवेशन सीटो था और 1977 में डिसॉल्व हुई। इसका फाउंडर कौन था, ये क्वेश्चन काफी दफा आया हुआ है। डुइट डी एजनहोवर, जो कि उस वक्त 1954 में यूएसए का प्रेसिडेंट था, ये फाउंडर था सीटो बनाने के लिए, क्योंकि यूएसए का बहुत ज्यादा रोल था सीटो को बनाने में। नेक्स्ट है, कोबी ब्रियांट ऑफ यूएसए डाइड अर्लियर हेलीकॉप्टर क्रैश इन कैलिफोर्निया। सी इज द राइट ऑप्शन। कॉबी ब्रियांट यूएसए से बिलोंग करता था। बेसिकली ये बास्केटबॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था, उनकी इंटरनेशनल जो टीम थी उसमें ये शामिल था। लेकिन 2020 में ये हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसकी बेटी भी उसमें शामिल थी, 13 साल की बेटी थी। और ये कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ था, इस वजह से सी इज द राइट ऑप्शन, कैलिफोर्निया। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस आर इज सेम। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का जमीन के सेंटर में, अगर रेडियस आर है तो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे तो वेट जीरो हो जाता है ऊपर जितना जाते जाएं। वेट उसका एक हद ऐसी आ जाएगी सेंटर ऑफ अर्थ में जहाँ पे कि कोई भी चीज है उसका वेट जीरो हो जाता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। The weight of an object at the center of Earth radius r is same. A is the right option. He suggested that we should be bound by a code of conduct. He suggested, उसने सजेशन दी, तजवीज दी।
वी शुड बी बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, हमें बाउंड होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे शुड इस्तेमाल हुआ है, वी शुड बी बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। आगे लगा हुआ है जो लाइन लगाई हुई है वो बताना है, इज नॉट इट, क्या हमें नहीं होना? नहीं होना तो नहीं आता है, यहाँ पे आता नहीं होना चाहिए, क्या हमें नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले शुड इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे शुड नॉट वी होता, क्या हमें नहीं होना चाहिए? इज नॉट इट तो नहीं आता, इज नॉट इट नहीं आएगा और नॉट वी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज वैसे नहीं आएगा, शुड नॉट वी। हमें ये सजेशन दी गई कि हमें बाउंड होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक। आगे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, क्या हमें नहीं होना चाहिए? क्या हमें नहीं होना चाहिए, शुड नॉट वी आता है, क्योंकि शुड जो है वो चाहिए के फॉर्म में आता है। शुड नॉट वी, क्या हमें नहीं होना चाहिए, सी इज राइट ऑप्शन। ही मे बी स्लो एट अंडरस्टैंडिंग, स्लो एट होता है, ही मे बी स्लो, मे बी वो स्लो हो सकता है समझने में, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में, स्लो एट, बी इज राइट ऑप्शन। चूज राइट वन, नीदर अली नॉर असलम हैज टेकन हिज टेस्ट, ना ही अली ने ना ही असलम ने अपना टेस्ट सॉल्व किया है। अब देखें यहाँ पे जो वर्ड होता है ना, जैसे असलम आ गया है, जो भी आगे आया है उसके मुताबिक ही आगे वर्ब और सारी चीजें लगनी है। अब हैज क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि असलम में हैज ही लगना है, वाहिद है। ही होता फिर भी हैज आता, दे होता फिर हैव करते, फिर ये वाला आता, हैव टेकन हिज टेस्ट। ये असलम के बाद लगा तो हैज है, यहाँ टेकन भी ठीक है, लेकिन देयर नहीं आता ना, हिज आता, हिज टेस्ट, क्योंकि असलम की बात हो रही है, फिर हिज आता मफूली हालत, देयर नहीं आता। देयर तो दे की फॉर्म होती है ना, दे देयर दम। सो ए इज द राइट ऑप्शन, नीदर अली नॉर असलम हैज टेकन हिज टेस्ट आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। Choose the pair of words with best express relationship similar to that expressed in the pair of words। अब इनके रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं। देखें अनोलॉजी, पहले का जो दूसरे से रिलेशन बन रहा होता है, जो उसका आंसर है उसमें भी वही रिलेशन बने, वही एक्यूरेट होता है। तो ऊपर है अलजबरा, मैथमेटिक्स। अब अलजबरा किस में होता है? मैथमेटिक्स में होता है। इट मींस एक बड़ी फॉर्म है, एक छोटी है, जो उसका एक बड़ी फॉर्म है, दूसरा उसका हिस्सा है। अब इसमें बी ऑप्शन देखें, ये राइट है, फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स किसका हिस्सा होता है? साइंस का। साफ ज़ाहिर है मैथमेटिक्स साइंस का ही सब्जेक्ट है। सो वही रिलेशन बन रहा है जो ऊपर बना है। अब ए ऑप्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री, कैसे रिलेशन बन सकता है? नहीं है, जो ऊपर वाला रिलेशन है वो वही रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ सकता। फिजिक्स मैथमेटिक्स कभी भी नहीं आ सकता। सो मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस एंड अलजबरा इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वजह से बी इज राइट ऑप्शन। डू यू थिंक वी won द मैच, विच साइन इज यूज्ड? अब ये क्वेश्चन मार्क कर रहा है। देखें, क्या आप समझते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं, जीत लिया है? डू यू थिंक वी won द मैच? अब क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, वो साइन पूछ रहा है, साइन कौन सा लगेगा? तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है, डू यू थिंक वी हैव won द मैच, क्वेश्चन मार्क आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, किसी चीज को बजाते रहना, खड़काते रहना, किसी का जो सीक्रेट है, कोई अगर आपको कोई बात बता देता है तो वो दूसरों तक पहुंचा देना। कुछ लोगों की आदत होती है, अगर कोई उससे कोई बात शेयर भी कर ली जाए तो 10 बंदों को बताएंगे, और ये आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है। सो स्पिल द बीन्स होता है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी का सीक्रेट को जाहिर करना, स्पिल द बीन्स होता है। टू रिवील अ सीक्रेट, बी इज राइट ऑप्शन। वाओ, व्हाट अ कोल्ड डे, व्हाट अ कोल्ड डे। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है उसमें आता है, तो कौन सा वो पूछ रहा है साइन इस्तेमाल होता है? देखें
जहां पे फीलिंग आ जाए ना, जैसे वाव है, हुर्रा है, अलास आता है, सो इसमें ये ये साइन लगता है, बी इज द राइट ऑप्शन। ये अब इस साइन को क्या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बी इज द राइट ऑप्शन। अब वाओ व्हाट अ कोल्ड डे, क्या ही ठंडा मौसम है। अब हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अब हुर्रा के बाद आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अलास वी हैव वॉन द मैच, अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इसका जो साइन लगता है वो फीलिंग के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बी इज द राइट ऑप्शन। द सिनोनिम ऑफ कैलस, कैलस जालिम, सख्त इंसान, सख्त दिल, काइंड, सी इज राइट ऑप्शन। काइंड, नरम दिल इंसान, इसका एंटोनिम कैलस का काइंड है। सिनोनिम नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है। द लेडी सेड टू हर सन, लेडी ने अपने बेटे से कहा, इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज। अब एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। इसका मतलब वो कोई चीज पूछ रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे, क्वेश्चन मार्क लगे और कोई पूछने की फॉर्म में आए, आस्क्ड हो जहां पे, वहां पे इनडायरेक्ट बनाते हुए इफ आता है, ये आपने याद रखना है। अब देखें फर्स्ट में, यहाँ तक तो ठीक है, आस्ट हर सन ठीक है, इफ भी लगा दिया है, इट के बाद वाज लगाया है, क्यों, क्योंकि पास्ट में बनेंगे, यहाँ पे आस्क्ड है, इस वजह से यहाँ पे वाज आएगा, ये ठीक है। नॉट हिज आएगा क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है, ड्यूटी। ये ए राइट ऑप्शन है। अब बी की तरफ आते हैं, बी क्यों रॉन्ग है। द लेडी आस्क्ड हर सन, लेडी ने अपने बेटे से पूछा, दैट नहीं आता, जहाँ पे आस्क्ड है वहां पे दैट नहीं आता, इफ आता है, ये गलत हो गया हमारा। आप देखें, इसमें देखें, द लेडी आस्क्ड हर सन इफ इट वर, इट के साथ कब वर आता है, इट वाज होता है, सो ये भी हमारा गलत है। नन ऑफ दीज तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि ये राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है, तो बाकी ऑप्शन जो देखेंगे टोटली इरेलीवेंट होंगे। अगर आपको इसके रूल्स आते हैं, आप देखें, इट इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज, एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इट मीन्स आस्क आएगा। आस्क जहाँ पे आता है वहां पे इनडायरेक्ट बनाते हुए इफ आता है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाइज, रेक्टिफाई कहते हैं दुरुस्त करना, करेक्ट, दुरुस्त है। एंटोनिम ऑफ किथ, किथ कहते हैं खूनी रिश्ता, दोस्त, नेबर, फैमिली मेंबर, रिलेटिव या शनासा होना। तो इसके सिनोनिम्स भी नीचे लिखे हुए हैं, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, नेबर्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, ये किथ के सिनोनिम्स हैं। अब इसका उसने एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स इसका स्ट्रेंज बनता है, स्ट्रेंज, ए इज राइट ऑप्शन। स्ट्रेंज, अजीब, इसको जानते नहीं है, ना कोई वाकफियत है ना जान पहचान है, तो ए इज राइट ऑप्शन। बी नेबर है, वो इसका सिनोनिम है। फेमिलियर, जानने वाला, ये भी सिनोनिम है। अब एंटोनिम एक ही है, ए इज राइट ऑप्शन, बहुत ही इजी है अगर आपको मीनिंग आता है। सिनोनिम ऑफ चिवेलरस, सिनोनिम ऑफ चिवेलरस, अब अगर आपको याद हो जो मैंने आपको कल सिनोनिम पढ़ाए थे, उसमें ये वर्ड था चिवेलरस, गैलेंट भी था। चिवेलरस गैलेंट दोनों आपको समझाए थे, बताए थे, अगर आपने याद किए हैं या तैयार किए हैं तो। चिवेलरस बहादुर को कहते हैं, ब्रेव, दिलेर, इसीलिए आपको ज्यादा बताए थे ताकि आपकी जो वोकैबरी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी सिनोनिम आए आप आपसे स्किप ना हो। और जिस मेथड के तहत वो सिनोनिम्स या जिस तरीके से इंग्लिश हम गो थ्रू कर रहे हैं डीपली, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन है या जो भी पोर्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो। चिविलरस बहादुर को कहते हैं, गैलेंट, बहादुर, सिनोनिम पूछा है। इसके अलावा जेंटल, मैनली भी होता है, कंसिडरेट भी होता है, गैलेंट भी होता है, लॉयल भी होता है, कुरेजियस भी होता है। सो ये सिनोनिम इनमें से भी कोई आ सकता है, तो ये आपको भी आने चाहिए। जॉन केम लेटर देन फर्स्ट, फर्स्ट या
वन लिखा हुआ है फर्स्ट, यहाँ पे लिखते चाहे, या आपको आइडिया हो जाएगा। जॉन केम लेटर, जॉन बाद में आया। अब वो कह रहा है द लेटर इज, लेटर क्या चीज है इसमें। अब मैंने आपको बताया था केम, जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है, जो चीज नॉन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। अब देखें, जॉन केम, जॉन आया, कम केम, कम, ये क्या चीज है, ये वर्ब है। केम आगे मॉडिफाई इसको क्या चीज कर रही है, देर से आया, जल्दी आया, सोनर आया, लेटर आया, या कितने बजे आया, ये क्या चीज मॉडिफाई कर रही है, लेटर जो है ये मॉडिफाई कर रहा है कि केम को कर रहा है। केम क्या है, वर्ब है। वर्ब को जो चीज मॉडिफाई करे वो क्या चीज होती है, एडवर्ब होती है। सो लेटर इज अ एडवर्ब, बी इज द राइट ऑप्शन। आई हैव नो प्राइड इन माई क्वालिफिकेशन, मुझे कोई फख्र नहीं है अपनी क्वालिफिकेशन पे। प्राइड के साथ इन आता है प्रीपोजिशन, सो इन इनमें से कोई ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ दीज आएगा, डी इज राइट ऑप्शन। इट वॉज माई मिस्टेक नॉट टू लुक थ्रू, लुक थ्रू देखना, झांकना, आगे बढ़ के देखना, बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक थी, गलती थी, नॉट टू लुक थ्रू, मुझे झांकना नहीं चाहिए था, देखना नहीं चाहिए था, बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले। सो लुक थ्रू आता है। अब कार्ड आउट तो आएगा नहीं, कार्ड आउट बुलाना, लुक, लुक भी नहीं आएगा, लुक थ्रू होता है असल। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30। 50 नंबर थे ऐसे समझ लें, किसी क्लास में समझ लें या कुछ भी समझ लें। 50 मेंबर्स से उनकी एवरेज निकाली है तो वो 30 बनी है। अब हमें टोटल नंबर याद नहीं है कि टोटल नंबर कितने हैं, उसने नहीं बताया। द एवरेज ऑफ 50 मेंबर्स, 50 नंबर थे, उनकी एवरेज निकाली है तो 30 निकली है। इफ टू नंबर्स, उनमें से दो नंबर जो हैं, एक 35 था और 25 आर डिस्कॉर्डेड, उनको निकाल दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, चले गए हैं 35 और 25 उन 50 में से। देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज, तो अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 48, उनकी एवरेज कितनी होगी, दोबारा से एवरेज निकालनी पड़ेगी। सो ये आपने याद रखना है, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है एवरेज का, कि एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब हमें, हमारे पास एवरेज भी है, सम ऑफ ऑल नंबर नहीं है, टोटल नंबर है। टोटल नंबर हमारे पास 50 है, एवरेज हमारे पास 30 है, और सम ऑफ ऑल नंबर हमारे पास नहीं है, ये हमने निकालने हैं। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर कैसे निकलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 50 लिखें इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर लिखें, एस लिखें, डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल नंबर 50 हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये इधर आ जाएगा, ये 30 जो होगा ये 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने होते हैं, 1500। अब ये हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर आ चुका है, 1500 पहले हमारे पास थे। अब देखें, अब उसमें से माइनस क्या करना है, माइनस ये करना है, अब तो हमारे पास 48 नंबर हैं, दो तो चले गए, जो चले गए हैं उसमें से टोटल में से माइनस कर दें, एक 35 चला गया है ये वाला, और एक 25 चला गया है, तो 30 और 25 को ऐड करें, कितने बनते हैं, ये 35 नहीं है आई थिंक, यहाँ पे ये 25 नहीं है, यहाँ पे रिटन मिस्टेक हुई है, ये 40 है। 35 और 40 ये दो नंबर थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 35 और 40 ये दो नंबर डिस्कार्डेड हुए हैं, ये 25 उसने रिटन मिस्टेक किया है लिखने में, यहाँ पे 40 है। ये आपको जब भेजूंगा तो चेंज करके दूंगा, 40 आएगा यहाँ पे। सो 35 प्लस 40 कितने होते हैं, 75 होते हैं। अब 1500 में से 75 लेस करें तो कितने बचते हैं, 1425 है। अब ये हमारे पास सम ऑफ नंबर भी आ गया, न्यू वाला। टोटल नंबर हमारे पास हैं 48 है टोटल नंबर, अब एवरेज हम निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे,
1425 को डिवाइड कर देंगे 48 से, तो 29.68 हमारा आंसर आता है। इस वजह से राइट ऑप्शन यही है 30। 29.68 को हम 30 लिख सकते हैं। सो हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखें, दोबारा बता रहा हूँ, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। हमारे पास एवरेज दी हुई है, कितनी है, 30 है, 30 लिख देंगे। सम ऑफ ऑल नंबर नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 50 है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ नंबर आ जाएंगे। तो 50 को 30 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना है, 1500 आया है। यहाँ से माइनस कर देंगे दो नंबर जो निकाले थे, 35 निकाला है, 40 निकाला है। दोनों को ऐड करके कितने हैं, 75। 75 1500 में से निकालेंगे तो 1425 बन जाएगा। अब एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर है 1425, टोटल नंबर अब हमारे पास 48 है। तो 1425 को डिवाइड करेंगे 48 पे तो 29.69 आता है। इट मीन्स 30 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 29.50 होता फिर भी हम इसको 30 लिख सकते हैं। ये 29.6 हो, 7 हो, 8 हो, आप उसको 30 लिख सकते हैं। सो ए इज द राइट ऑप्शन। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1949। 1949 में नाटो बनी थी। बेसिकली नाटो एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें टोटल 30 मेंबर कंट्रीज थी, 28 यूरोपियन कंट्रीज थी और दो नॉर्थ अमेरिकन थी। इसके फाउंडर्स कंट्रीज में से मेन यूएसए था, फिर यूके भी था, फ्रांस, इटली, कनाडा, इन इन कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुई थी, वाशिंगटन डीसी में बनी थी और यूएसए में बनी थी। फाउंड यूएसए में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। आगरा ए से बनता है, अकबर भी ए से बनता है, निशानी लगा लें। आगरा फोर्ट अकबर ने बनाई थी, क्योंकि अकबर का रूल चल रहा था। आगरा फोर्ट को रेड फोर्ट भी कहा जाता है और ये 1565 से लेकर 1573 तक बनी थी। मुगल एम्परर अकबर ने इसे बनाया था। और जो कहाँ पे है, आगरा में है, उत्तर प्रदेश रियासत में है, इंडिया में है। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। एक प्लेयर है, उसकी 10 इनिंग्स की एवरेज निकाली है। एवरेज तो आपको पता होगा, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, एवरेज निकल आती है। एवरेज निकाल ली है 10 इनिंग्स की, कितनी निकली है, 32 निकली है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स। तो अगली इनिंग्स में उसे कितने रन्स बनाने हैं, सो एज टू इंक्रीज द एवरेज ऑफ रन्स बाय 4, कि उसकी जो एवरेज है वो 4 नंबर मजीद इंक्रीज हो जाए। पहले 32 थी, अब 36 हो जाए, 4 इंक्रीज हो जाए, 32 प्लस 4 36 हो जाए। तो कितने उसने रन्स बनाने हैं इस इनिंग्स में। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इनिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल रन्स। अब हमें टोटल रन्स का आइडिया नहीं है। टोटल रन्स वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रन्स इधर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो चीज हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 इनिंग्स थी, 32 एवरेज थी। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 320 बनता है। टोटल रन्स उसने 320 बनाए हैं उस बैट्समैन ने। अब देखें उसने क्या करना है, अब उसने इंक्रीज करना है अपनी एवरेज को, 4 रन्स बढ़ाने हैं। मींस पहले 32 एवरेज थी उसकी, 4 मजीद इजाफा करना है, कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। 36 की एवरेज, न्यू एवरेज उसने मेंटेन करनी है। अब क्या करेंगे, इसी 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 10th इनिंग्स में की थी। अब 11वीं इनिंग्स क्योंकि उसने ऐड करनी है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 मल्टीप्लाई बाय 11 कितने होते हैं, 396। इसी 396 में से इसी 320 को लेस कर देंगे तो रन्स आ जाएंगे जो उसने इस इनिंग्स में बनाने हैं, 11th इनिंग्स में। रन्स मेड इन द 11th इनिंग्स 396 था, माइनस 320 कर देंगे तो 76 आ जाएगा। 76 रन उसने इस इनिंग्स में बनाने हैं, फिर जाके उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी
4 रन, 4 रन बढ़ जाएगी उसकी एवरेज। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स हैंड एट 8:30 इज 75। ये देख लें आप, घड़ी पे जो एंगल बना हुआ है ये 75 का ही है बेसिकली। अब एंगल देखें, ये या लाइन इस तरीके से होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती, तो ये 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 का एंगल। अगर ये यूं हो, यहाँ पे एंगल बने, ये 30 का है, ये 45 का है, अब यहाँ पे बने ये 75 का होता है। तो ये देखें, ये एंगल ऐसे ही बना हुआ है 8:30 पे, 8:30 है, 8:30 पे यही एंगल होता है। ये कौन सा एंगल है? 75 का एंगल है। सी इज राइट ऑप्शन। x less than 1, x greater than 1 and x less than 2, then the value of x minus y का स्क्वायर ओवर अंडर रूट प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट। इसको सॉल्व करना है, ये बहुत ही ईजी है। आपने उसके चक्कर में भी नहीं जाना x किससे बड़ा है किससे छोटा है, जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दी जो ऊपर लिखी हुई है, x-1 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट है प्लस x-3 - x का स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडर रूट है। अब आप सबको पता होगा, ये कॉमन चीज़ है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। सो स्क्वायर रूट कैंसिल विद द स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? ये x-1, क्योंकि ये स्क्वायर उससे कैंसिल हो गया है, और आगे क्या, प्लस की वैल्यू प्लस, फिर क्या है 3 - 2, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया है, तो 3 - x आ जाएगा। अब x ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये -1 है, ये +3 है, तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। सो 2 हमारा राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। द प्राइस ऑफ पेन इज 75। एक पेन आपने लिया है, उसकी कीमत है 75 रुपीज। आफ्टर 15% डिस्काउंट इट्स प्राइस इज, अगर 75 रुपीज का पेन है और आप उससे रियायत मांगते हैं, और वो कस्टमर कहता है कि हमारे यहाँ 15% उसकी रियायत है, 15% तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो 75 का 50% निकाल लेंगे, कितना बनता है? 15% निकालेंगे तो 15/100 आ जाएगा। सो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 75, आपके सामने नीचे सॉल्व किया हुआ है। 75 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 निकलता है, 15। अब 75 में से यही 15 लेस कर देंगे, 60 रुपीज़ का पेन है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट लेने के बाद 60 रुपीज़ का उसने आपको दिया है। पहले 75 रुपीज़ वैल्यू थी, जो डिस्काउंट निकला है 15 रुपये निकला है, और ये लेस कर देंगे तो 60 रुपीज़ अब उस पेन की एक्चुअल वैल्यू है जो उसने आपको दिया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ भावलपुर स्टेट? भावलपुर रियासत का फाउंडर कौन था? नवाब भावल था। बेसिकली ये 1802 में इसने, नवाब भावल ने दुरानी अंपायर से ली थी। जब दुरानी अंपायर का ब्रेकअप हुआ था तो उन्होंने फिर नवाब भावल को दे दी थी। तो इन्होंने 1802 में फाउंड की थी भावलपुर स्टेट। BIOS इज यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका एब्रीविएशन भी आ जाता है। BIOS का एब्रीविएशन क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक कंप्यूटर का एक एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का मैक्रो प्रोसेसर, जो कि इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए जब वो पावर डाउन होता है। तो ये उसके डाटा को मैनेज करता है, फ्लो करता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरीके से काम कर रहा है, उसके साथ अटैच होता है। और ये व्यू करता है हार्ड डिस्क वगैरह, वीडियो अडाप्टर को, कीबोर्ड, माउस। सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बी इज द राइट ऑप्शन। इज यूज्ड एज, इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नीचे लिखा भी हुआ है। विच की इज यूज्ड फॉर वन पेज डाउन इन वर्ड? वर्ड में अगर आपने वन पेज डाउन करना है तो कौन सी की आप पुश करेंगे? पेज डाउन।
ए इज राइट ऑप्शन, पेज डाउन। अब अप करना है तो पेज अप, डाउन करना है तो पेज डाउन, वन पेज डाउन करना है तो पेज डाउन। बहुत ही सिंपल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज लिखी हुई हैं। हाउ डू यू टेल फ्रॉम वन सेल टू अनदर? आप किस तरह बताएंगे कि एक सेल से दूसरे सेल आप जा रहे हैं? एड्रेस के थ्रू। कंप्यूटर में एड्रेस सिस्टम होता है, एक सेल से दूसरे सेल जाना है तो एड्रेस के थ्रू आप जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन। विच वन इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? मैक नहीं है। मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि विंडो 8 है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं वो बेसिकली एम एस विंडो है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन एम एस सर्वर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और बाकी ये नीचे दी गई हैं, एम एस ऑफिस है, पावर पॉइंट है, एम एस वर्ड है, एक्सेल है, आउटलुक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर सिस्टम? इनमें से सिंगल यूजर सिस्टम कौन सा है जिसपे एक ही वक्त में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म होता है? वो सिंगल यूजर सिस्टम कौन सा है? इनमें से लिनक्स है, पहले भी आपको बताया है ये। लिनक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही वक्त में सिर्फ एक ही काम, एक ही टास्क परफॉर्म किया जाता है, जो भी आप करना चाहते हैं। फंक्शन है, चाहे प्रिंटिंग करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की, डाउनलोड करना चाहते हैं इमेज की, तो एट अ टाइम सिर्फ एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म होगा। रैम क्या चीज़ है? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मीन्स टेम्परेरी मेमोरी है। जब कंप्यूटर ऑफ होगा ये मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहलाई जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही होती है रैम रोम, कैशे हो, हार्ड डिस्क हो, कंप्यूटर के अंदर ही है। ये इंटरनल है। और दूसरी यूएसबी है, डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, वो उसकी सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज हैं। उसकी इंटरनल मेमोरी नहीं है, एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। सो ए इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग यू कैन पेस्ट यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड? इनमें से पेस्ट स्पेशल कमांड को यूज करते हुए आप क्या चीज पेस्ट कर सकते हैं? वैलिडेशन कर सकते हैं, फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल कमांड इस्तेमाल करते हुए। सो ऑल ऑफ दीज है, इनमें से किसी भी चीज़ को भी आप पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल कमांड को इस्तेमाल करते हुए। द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं करता ना, कंप्यूटर में फिर इंटरप्रेटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, जो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ इसी में ही वर्क करता है। जितने भी प्रोग्राम हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, वो ट्रांसलेट की जाती हैं मशीन लैंग्वेज में, तब उनका आंसर मिलता है। लेकिन इनकी प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रांग और इतनी तेज़ होती है कि फ़ौरन ही चेंज हो जाती है दूसरी लैंग्वेज में। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान की नेशनल मूवमेंट को बनाया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में, जब चौधरी रहमत अली ने बेसिकली पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था और ये कहा था कि सेपरेट मुस्लिम होमलैंड होना चाहिए साउथ एशिया में। जब उन्होंने पब्लिश किया था एक पैम्फलेट नो और नेवर 1933 में, उसमें उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया था। और वहीं से भी बुनियाद थी कि अब पाकिस्तान को जो जब नाम रख दिया गया है और मूवमेंट इतनी स्ट्रांग चल रही है, तो इन्होंने फिर कह दिया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द आज़ाद भी हो जाएगा।
और ये चौधरी रहमत अली डाइड हुए थे 1951 में, कैम्ब्रिज में दफन है, यूके में। इंडिया डिड एयर स्ट्राइक इन 2019। अब इंडिया और पाकिस्तान का मसला हुआ था, आपको पता है, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया ने पहले जहाज लेकर आए, पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया, चौकियों पर। फिर पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर दोबारा से उसको, उनके जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंडिया वाले आए थे 2019 में, और यहाँ पे वो पकड़े गए थे। सो व्हेन इंडिया हैड स्ट्राइक इट बिफोर, अब 2019 में तो चलो कि कर दिया, उससे पहले कब किया था? 2016 में भी ऐसा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक थी बेसिकली, ऑक्युपाइड और पाकिस्तान कश्मीर के दरमियान। इनके पाकिस्तान और इंडिया के मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि फिर जंग तक बात चली गई थी। लेकिन जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, इसमें दोनों कंट्रीज़ का प्रॉब्लम हो जाना था। दोनों ही वर्ल्ड पावर हैं, दोनों के पास एटॉमिक बम है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, दोनों मुल्कों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। सो 2019 से पहले 2016 में इनके दरमियान आपस में स्ट्राइक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फाइट जिसे समझ लें। और ये यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 2016, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। सफ़े मूसा का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जस्ट 2 टाइम्स आया है। 4 हिजरी में आप सल्लम का निकाह किससे हुआ था? आप सल्लम का निकाह इनमें से कोई नहीं है। हज़रत ज़ैनब से भी हुआ था, नो डाउट। हज़रत मारिया भी उम्मुल मोमिनीन थी, हज़रत मैमूना भी थी। लेकिन 4 हिजरी में हज़रत उम्मे सलमा से आप सल्लम का निकाह हुआ था, जिनका असल नाम हिंद था, और जो कि अब्दुल्ला अबू सलमा की बेसिकली, हज़रत अब्दुल्ला अबू सलमा ने बेसिकली उनसे शादी की हुई थी, तो बाद में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आप सल्लम ने उनसे शादी की थी 4 हिजरी में, और ये ईयर ऑफ हिजरी, इनका मैरिज का ईयर 4 हिजरी था। सो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, उम्मे सलमा है। हज़रत अबू सुफियान की बेटी का निकाह आप सल्लम से हुआ, इनका क्या नाम था? हज़रत उम्मे हबीबा था। हज़रत उम्मे हबीबा बेसिकली बेटी थी हज़रत अबू सुफियान की, जो कि जिन्होंने शादी की हुई थी उबैदुल्ला इब्ने जहश से, और उनकी भी बाद में जो कि क्रिश्चियन